हमें कुछ तो खून से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सिर्फ रकम दरकार है। इसलिए तुम खामोश रहो और मुझे प्रताप से बात करने दो, ताकि ये यहां से एक वाज़ेह खाका लेकर वापस जा सके। तुम बताते रहो, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूं। प्रताप मुस्तरबाना आवाज में बोला, अगर तुम मेरी आंखों पर से पट्टी खुलवा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इससे मुझे उलझन हो रही है। पट्टी उस वक्त खोली जाएगी जब तुम्हें मारने का फैसला कर लिया जाएगा। अगर तुम्हें जरा भी अकल है तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि यही ब्लाइंड फोल्ड तुम्हारी जिंदगी की जमानत है। तुम यहां से जिंदा सलामत वापस जाओगे। अगर तुम्हारे बड़े हमारा मुतालबा तस्लीम कर लेते हैं तो परसों सुबह के किसी बड़े उर्दू अखबार में काले रंग की गुमशुदा बुलडाग की तलाश का इनामी इश्तिहार शाया होना चाहिए। इश्तिहार में राब्ते का फोन नंबर होना जरूरी है। यह इशारा मिलते ही मैं खुद राब्ता करके बाद के मामलात तय कर लूंगा। इस इनामी इश्तिहार के जवाब में दूसरे भी फोन कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं? प्रताप पूरी संजीदगी से अव्वल खान की हदायत को ज़हन नशीन करने लगा। अगर वो तुम्हारा मुतालबा मानकर इश्तिहार दे देते हैं तो फोन पर शनाख्त के लिए तुम्हारा भी कोई पासवर्ड होना चाहिए, ताकि खुलकर बात की जा सके। फोन पर मेरी शनाख्त कोबरा होगी। अव्वल खान ने उसका मुतालबा तस्लीम कर लिया। फिर मुझे कब रिहाई मिल रही है? प्रताप की आवाज में तजस्सुस से मटाया। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ सहनी होगी, फिर तुम आजाद कर दिए जाओगे। इतनी बेरहमाना मार के बाद अब कौन सी तकलीफ बाकी रह गई है? वो बुखला गया। तुम्हें हार पहनाकर रुखसत नहीं किया जाएगा, मोतीलाल तलखी से बोला। बेहोशी की हालत में किसी वीराने में डलवा दिए जाओगे ताकि इन लोगों या उस मकाम की निशानदेही न कर सकूं। ऐसे मामलात में आमतौर पर यही हुआ करता है। होश में आने के बाद तुम सीधे मुखर्जी के पास चले जाना। अब वही मेरी जिंदगी बचाने के लिए इन लोगों के मुतालबात पूरे करने का बंदोबस्त कर सकते हैं। तुम खासे होशियार और पुराने खिलाड़ी मालूम होते हो। अव्वल खान ने तारीफी लहजा में कहा, मालूम होता है कि सफारतकारी की आड़ में तुम भी जराए में मुलव्विस रहे हो। रियासती इख्तियार के साथ किए जाने वाले हर जुर्म को फर्ज का दर्जा दिया जाता है। मोतीलाल बोल पड़ा, फराज की अंजामदही को तुम जुर्म करार दोगे तो पुलिस के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को कत्ल करना करार देना पड़ेगा। अव्वल खान ने खामोशी के साथ अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और एक कदम आगे बढ़कर उसके आईनी दस्ते से प्रताप की कनपट्टी पर जरब लगाई। वो एक हल्की सी चीख के साथ तड़प कर साकत हो गया। तुमने शायद उसके सर पर जरब लगाई है। मोतीलाल भी यकीनी से बोला, तुम उसे तकलीफ पहुंचाए बगैर भी बेहोश कर सकते थे। मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। आना ही चाहिए, अव्वल खान की आवाज में सफाकी से मठाई। अब तक जो कुछ होता रहा वो मसनूई खेल था, ताकि प्रताप यहाँ की एक रस्मी कहानी लेकर बाहर जाए। वो खुद बाहर जाने पर आमादगी जाहिर न करता तो हम जबरदस्ती से आजाद करते, क्योंकि हमारी असल जरूरत है तुम हो। कमरे में ट्रच की हल्की सी आवाज उभरी। शायद मोतीलाल ने अपने खुश को धाने से थूक निकलकर सूखता हुआ हल्क तर करने की कोशिश की थी। अव्वल खान ने अपने मुहाफिज को नाम लिए बगैर अंदर आने की हदायत की। वह पल भर में अंदर आ गया। अव्वल खान ने उसे कहा, इस खबीज को यहाँ से उठा कर ले जाओ और गाड़ी में डालकर शहर के किसी मरकजी हिस्से में फेंको। हाथ पैर खोलने की जरूरत नहीं। ये रास्ते में होश में आ गया तो तुम्हारे लिए दुश्वारियां खड़ी कर देगा। वह बज़ाहिर कभी उलझुस्सा नहीं था, लेकिन अपने काम में माहिर था। उसने झुककर प्रताप का बायां बाजू अपने दाहिने शाने पर से गुजारा और एक ही झटके में उसे अपने शाने पर लादता हुआ सीधा हो गया। काश मैं तुम्हारी सूरत देख सकता। मोतीलाल चंद सानियों बाद हसरत ज़दा लहज़े बोला। तो उसकी आवाज का कपाती हुई सी महसूस हुई। पता नहीं तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तुम्हारी हसरत भी पूरी की जा सकती है, लेकिन तुम इसका मतलब भी समझते हो। हमें देखने के बाद तुम इस छत के नीचे से जिंदा नहीं लौट सकोगे। तुम्हें यही फर्श में गाड़ दिया जाएगा। उसे जवाब देते हुए अव्वल खान की उकाबी नजरें उस गुदाम का तफसीली जायजा ले रही थी। शायद तुम तावान के अलावा कुछ और ही चाहते हो। मोतीलाल की आवाज पुरतशवीश थी। अव्वल खान की निगाहों ने एक आहिनी सलाख ताड़ ली। वह बढ़कर सलाख उठाते हुए बोला, तुम हमारे हरीफ की तरफ से रियासती इख्तियार रखते हो तो हम अपनी रियासत के निगहबान हैं। अब तुमको अपनी मसरूफियात की कहानी सुनानी है। तुमने जरा भी तरद्दुद किया तो फिर तुम मौत की आरजू करने लगोगे, लेकिन मौत तुमसे दूर रहेगी। तुम किन मसरूफियात का जिक्र कर रहे हो? मैं अपने कौंसल खाने में एक मामूली स्टेनो हूँ। दफ्तरी कामों से हटकर थोड़ी बहुत अयाशी भी कर लेता हूँ। इससे तुम्हें क्या दिलचस्पी है? अव्वल खान ने अपनी पोजीशन दुरुस्त करके मोतीलाल के बंधे हुए पैरों के तलवों पर आईनी सलाख से एक जोरदार जरब लगाई और फिजा उसकी कर्मनाक चीख से लर्ज उठी। वो तड़प कर बाएं पहलू पर पलटा ही था कि अव्वल खान का सलाख बरदार हाथ एक बार फिर हवा में बुलंद हुआ और फिर सलाख पूरी ताकत से मोतीलाल के गुदाज कोहले पर आखिरी। इस वार पर वो बिलबिला उठा। वह फर्श पर तड़पते हुए चीख रहा था। मैंने उसकी गर्दन पर सवार होकर दोनों हाथों से उसका धाना भींच लिया। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलता रहा, लेकिन उसकी चीखें हल्की में घुट रही थी। मुझे तुम्हारी अयाशियों से कोई गर्ज नहीं है। अव्वल खान वहशाना आवाज में फुनकारा। मैं अयाशियों का जिक्र सुनना चाहता हूँ जो तुम दूसरों को कराते हो। ट्रांसमीटर पर तुम किन लोगों को हदायत देते हो, उनके नाम क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या काम करते हैं, ये बताते चले जाओ तो तुम सुखी रहोगे। मैं इसे छोड़कर अलग हो चुका था। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरे पास कोई ट्रांसमीटर नहीं है। तुम मुझ पर बिला वजह इल्जाम तराशी कर रहे हो। तुम अभी मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करूंगा, वरना तुम मुसाहिब में घिर जाओगे। हमारे आला अफसरान अपने मातहतों से एक लम्हे के लिए भी काफिल नहीं रहते।
वो हफ्ते वो बोलता रहा, लेकिन अव्वल खान ने उसे ज्यादा बकवास करने का मौका नहीं दिया और उसकी बात काट कर वो रहा। तुम्हारी हालत देखकर इनकी रूहें तक लरज उठेंगी। हम बहुत ज्यादा जिस्मानी तशद्दुद के कायल नहीं हैं। आरिफ और सरवर की तहवील से बरामद होने वाले ट्रांसमीटर तुम्हारी बदमाशियों का खुला सबूत है। हम इस पर अल्फा पार्टी के लिए तुम्हारे पैगामात सुनते रहे हैं। तुम उनके मास्टर थे, लेकिन अब बाजी उलट चुकी है। ओह, मोतीलाल के मुंह से एक तहय्युर ज़दा आवाज बरामद हुई जिसमें खौफ की गहरी आमेजिश थी। इसका मतलब है कि मैं इस वक्त डैनी के हमदर्दों की तहवील में हूँ। तुम बहुत ज़हीन हो, अव्वल खान तंज में डूबी हुई आवाज में बोला। तुम अच्छी तरह जानते होगे कि जो डैनी के हमदर्द हैं वही तुम्हारे विजयदाता को जहन्नुम वासिल करने के जिम्मेदार भी हैं। बॉबी और सावन भी उन्हीं की तहवील में हैं। अब वो दोनों तुम्हारे खिलाफ वादा मुआफ़क़ा की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। ये सब नाम मेरे लिए अजनबी हैं। वो फीके लहजे में बोला, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। डैनी बिला वजह ही भारतीय सफारतकारों के लहू का प्यासा बना हुआ है। एक दिन वो खुद अपने खोदे हुए गढ़ों पर पड़ा अपने जख्म चाट रहा होगा। तुम मेरा ये पैगाम उस तक जरूर पहुंचा देना। मेरे और अव्वल खान के दरमियान निगाहों का तबादला हुआ। उसके मां पर मैंने पहली बार जुबान खोली। किसी पैगाम रसानी की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। यह कहकर मैंने उसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर रसीद की और वो चीखने के बजाय बुरी तरह करा कर फर्श पर लौट गया। ज़हनी तौर पर तशद्दुद सहने के लिए आमादा होने के बाद उसमें हैरत नाकुव्वत बर्दाश्त होद कर आई थी। तुम डैनी हो तो फिर ये नाटक रचाने की क्या जरूरत है? कुछ देर तक सिसकने और कराने के बाद वो शिकस्त खोरदा लहजम बोला, मेरी आंखों पर से पट्टी खोलो और मेरे सीने में गोली उतार दो। मुझे मालूम है कि तुम भूखे भेड़िए हो, मुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैंने अपने जूते की नोक से उसकी कनपट्टी को रेदते हुए बेरहमी से कहा, अब मैंने अपना खेल बदल दिया। तुम में से किसी को आसान मौत के जरिए निजात नहीं मिल सकेगी। मेरे पास एक बारीक मिर्चों का तेज महलूल है। इसे एक सुरिंज में भरकर हवा खारिज किए बगैर तुम्हारी किसी नस में उतार दिया जाएगा और तुम किसी बावली कुत्ते की तरह चीख चीख कर अपना वजूद उधेड़ डालने पर मजबूर हो जाओगे। ये मुल उस वक्त तक दोहराया जाता रहेगा जब तक तुम अपने राज उगलना शुरू नहीं करोगे। वो मेरी धमकी नहीं, रासिक इरादा था। वो डर गया और लरजती आवाज में बोला, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक नहीं कर सकोगे। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा भयानक सलूक नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम भूल रहे हो कि इंसान रूए जमीन का सबसे वहशी दरिंदा है। ये अपने खौल से बाहर आता है तो असल दरिंदे भी इससे शर्माने लगते हैं। मेरे बारे में तुम्हारी तवक्कात पूरी नहीं होगी। मैंने अपना दाहिना पैर उठाकर अचानक ही उसका चेहरा अपने जूते के तले से मसल दिया। वो बलबलाता हुआ दूर लुढ़का तो उसके चेहरे पर खून आलूद खराशियों पर आई। तलवों की खाल पहले ही फट चुकी थी। पतलून की पुष्ट पर भी खून के फैले हुए धब्बे नुमाया थे। शायद मैं अपने खून में मिर्चों की आमेजिश सह लूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सांसों में हवा भरने का मौका नहीं दूंगा। तुमने मुझे सिसका कर जिंदा रखने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें हद से तजावुज नहीं करने दूंगा। वो रुक रुक कर शिकस्त खोरदा लहजा बोला। मैंने सजाइया अंदाज में एक डरावना कहका लगाया और पूछा, भला तुम मुझे कैसे रोक सकोगे? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसने थकी हुई आवाज में हथियार डाल दी। इस वक्त तक उसका चेहरा पसीनों में डूब चुका था। चेहरे की खराशों से रिसने वाला खून पसीने में शामिल होकर उसकी कमीज को दागदार कर चुका था। मेरा कोई सवाल नहीं है। अजीज समझना चाहते हो तो अपनी कहानी शुरू कर दो। मेरी कोई कहानी नहीं है। मैं यहाँ जो कुछ भी करता हूँ वो मेरे फराइज मनसबी के दायरे में आता है। हर बात मामूलात में शामिल है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें किन अमूर में दिलचस्पी है। तुम सवालात करते जाओ, मैं हर बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सावन ने बताया कि आप पाकिस्तान में रा के ऑपरेशनल चीफ तुम हो। इस बात में कितनी सदाकत है? अव्वल खान ने फौरन ही पहला सवाल दाग दिया। रा के एजेंटों को फंड्स फराम करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझे चीफ कह सकते हो, उसने इकरार किया। कौंसल खाने और सफारत खाने में रा के कितने एजेंट मौजूद हैं? कोई भी नहीं। मखदूश हालात की वजह से मामूली सफारतकारों को भी पेचीदगियों से दूर रखा जा रहा है। रजनी और मान सिंह वगैरह के अंजाम के बाद नई दिल्ली वाले बहुत मोहतात हो चुके हैं। मुझे उसके बयान पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने उससे उलझने के बजाय अपना पहला सवाल कर डाला, या तुम्हारे साथ एजेंटों की तादाद कितनी है? वो कुल 4 है, लेकिन मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। एहतियात की वजह से वो मुझसे कभी नहीं मिले। फिर काम कैसे होता है? अव्वल खान उस बाजपुरुष में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। पहले हम ट्रांसमीटर पर एक दूसरे से राब्ता रखते थे, इसी पर रिपोर्टें मिलती थी। अल्फा पार्टी से लासिल की राब्ता टूटने के बाद ट्रांसमीटर का इस्तेमाल छोड़ दिया गया। अब वो ठिकाने बदल कर मुझे फोन करते रहते। इशारों में रिपोर्ट मिलती है और हदायत दी जाती है। अहम मामलात पर खुफिया खतूत आते हैं जो पढ़ने के बाद तल्फ कर दिए जाते हैं। अब हमारे कौंसल खाने में मुश्तबा कागजात का एक पुर्जा भी नहीं मिल सकेगा। जर खरीद मुकामियों की तादाद कितनी है? वो सवाल करते हुए अव्वल खान की आवाज तल्ख होगी। वो सब जर खरीद नहीं है। बाज नादानिस्तगी में हमारे काम आ जाते हैं। कुछ नोखेज भारतीय लड़कियों के जाल में उलझे हुए हैं। पैसा लेकर काम करने वाले 1-2 ही होंगे। तुम्हें इनके नाम वगैरह जरूर याद होंगे। अव्वल खान ने कहा। आरिफ और सरवर लापता है। इस वक्त मुझे शंकर का नाम याद है। वो महकमा दाखिला में चपरासी है और शाम को एक शराब खाने में सप्लाई का काम करता है। इन सब के क्वाइफ एक कंप्यूटर डेस्क में महफूज है। वो डेस्क कहाँ है? अव्वल खान जवाब में से सवाल पैदा कर रहा था। मेरे दफ्तर की तिजोरी में, मगर उसे कोई दूसरा नहीं चला सकता। मेरे अंगूठे के निशान के बगैर वो प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। डिस्क साफ हो सकती है या उसमें वायरस आ सकता है।
नोखेज भारतीय लड़कियां कितनी हैं और कहां कहां फैली हुई हैं, मैंने पूछा। वो आर्जी मुलाकाती वीजा लेकर वागा के रास्ते आती हैं और पासपोर्ट जाया करके यहीं रह जाती हैं। उनकी तादाद काफी ज्यादा है। उन सबका ताल्लुक नई दिल्ली के मरकज से है। मुझे सिर्फ नई दिल्ली वालियों के कोड भेज दिए जाते हैं। मुझे डाक में उस कोड से जो रिपोर्ट मौसूल होती है वो मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेडक्वार्टर को भेज देता हूँ। इन रिपोर्टों पर बकिया काम नई दिल्ली में होता है। यहाँ तुम्हारा मरकजी हदफ क्या है? कदरे तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने अचानक सवाल किया। दिफाई मालूमात का हसूल, वो कदरे तजब्जुब के साथ बोला। इसके अलावा अंदर की जो बात भी मालूम हो सके उस पर पूरे ध्यान से काम किया जाता है। अल्बर्टो से किस किस्म का ताउन किया जा रहा था, मैंने पूछा। वो मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं, बस सुनी सुनाई बातें हैं जो गैर अहम है, उसने गड़बड़ा कर जवाब दिया। मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त तक हम जो कुछ पूछते रहे वो ज्यादा अहम नहीं था। मोतीलाल के कुछ कहे बगैर भी इन बातों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन अल्बर्टो का अहम तरीन मौजू सामने आते ही मोतीलाल कुछ भड़का हुआ नजर आने लगा। आपने ज़हन पर जोर दो वरना मुझे मिर्चों का हवादार महलूल आजमाना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे जबरदस्ती अपनी मनमानी बातें उगलवाना चाहते हो तो मुझे लिखा हुआ बयान दे दो, मैं वो पढ़ता चला जाऊंगा और फिर इस पर अपने दस्तखत भी कर दूंगा। वो पहली बार पूरे एतमाद लहजे में बोला। वरना मेरी बात का एतबार करो, वो श्रीमान सिंह के जमाने की बातें हैं, मैं उनसे बेखबर हूं, ये झूठा है। वीरा की पाटदार आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया। मैं तेजी से पलटा तो वो खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुकी थी और हमारी तरफ आ रही थी। लिबास की तब्दीली की वजह से उसकी जिल्द के रंगों का तजाद नुमाया हो रहा था। मैं काफी देर से बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही हूँ। यह मकार और झूठा है, पहले यही मान सिंह की नाक का बाल हुआ करता था। मैं जरा सी देर में इसे सारी भूली हुई बातें याद दिला दूंगी। आखिर ये इतला भी तो दुरुस्त निकली कि वीरा तुमसे मिल चुकी है। मोतीलाल उसकी आवाज पहचान कर बोला। एक वक्त था कि इसने डैनी की महबूबा को पकड़कर हमारी कैद में रखा था। गंदे सुअर, तुम हमें लड़ाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकोगे। वीरा ने गुरातू उसकी पसलियों में ठोकरें बरसाना शुरू कर दी। मुझे मालूम है कि तुम इस मुल्क को अंदर और बाहर से तबाह करने के दर पे हो। तुम यहाँ हथियारों के साथ लाकानूनियत फैला रहे हो और अब तो तुम्हारी तरफ से हेरोइन भी यहाँ आने लगी है। यहाँ का माल बाहर जा रहा है और यहाँ की डिमांड तुम पूरी कर रहे हो। इस वक्त तक मोतीलाल में बहुत ज्यादा कुव्वत मुदाफत बेदार हो चुकी थी। वो वीरा की ठोकरें खाकर बस कराता जा रहा था। उसके हल्क से कोई मजलूमाना चीख बुलंद नहीं हुई थी। आखिर वीरा थक कर हाँपने लगी और एक तरफ खड़ी होगी। उसने मोतीलाल को उधेड़ कर रख दिया था। वो कुछ देर तक अपने हवास यकजा करने की कोशिश करता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, पता नहीं मैं रोजी के चक्कर में किस दलदल में आ फंसा हूं। अब सबके नाम खुल ही गए हैं तो मेरी आंखों की पट्टी भी खोल दो। वीरा का खूबसूरत चेहरा देखकर मेरा हौसला बंधा रहेगा। खूबसूरती मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। वीरा ने बरहम होकर इस बार उसकी खोपड़ी पर ठोकर मारी। हरामजादे, ये दलदल तुझे निकल जाएगी। तुझे अंदाजा नहीं है कि आज तेरे सितारे किस तरह गर्दिश में आए हैं। यानी कुछ भी कहता रहे, मुझे मालूम है कि मैं यहां से जिंदा नहीं लौट सकूंगा। मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांग रहा। तुम मारते रहो, मैं टूटता फूटता रहूंगा, लेकिन मेरी आंखें खोल दो। चाहे तुम में से कोई भी मेरी बात ना समझ सके, मगर मुझे ये देखकर खुशी होगी कि मुझे उधेड़ने वालों में एक खूबसूरत लड़की भी है। हो सके तो रोजी को भी यहीं बुला लो, वो प्यारी लड़की भी तुम्हारे साथ ही मालूम होती है। वीरा भन्ना कर उसे गंदी गंदी गालियों से नवाजने लगी, मगर मैं सोच में पड़ गया। सख्त अजियत के आलम में मोतीलाल जिस अंदाज में वीरा या रोजी का जिक्र कर रहा था, उसे जाहिर हो रहा था कि जिनसे मुखालिफ के मामले में उसके ज़हन में कोई किरा मौजूद थी। अमली तौर पर वो मिर्जा गालिब के उन मुखल्लिदीन में से मालूम होता था जो सिन्फ नाजिक से गालियां खाकर बेमजा होते हैं, न उनके धूल धप्पे से कोई आजार महसूस करते हैं, और उसे जो भी और जब भी ताल्लुक हो बस होना चाहिए, यही उनकी लज्जत पसंदी की इंतहा होती है। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस वक्त मोतीलाल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर फिर भी उसने सिर्फ आवाज सुनकर वीरा को पहचान लिया था। इससे पहले वीरा ने कम अज कम 2 बार रोजी बनकर फोन पर मोतीलाल से बात की थी और शाम को खासी देर तक उसके साथ रह चुकी थी, लेकिन मोतीलाल को इस पर कोई शुबा नहीं हो सका था। हज ये थी कि वीरा से मार खाने और गालियां सुनने के बाद भी वो रोजी को कोई अलहदा शख्सियत समझ रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, सर पर जूते मारकर नाक के रास्ते तुम्हारा भेजा बहा दूंगी। हरामी के पिल्ले, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? वीरा पूरे इश्तियाल में उस पर गर्जे बरसे जा रही थी। यहाँ वक्फा होना चाहिए। मैंने हाथ उठाकर वीरा को खामोश कर दिया और मोतीलाल से कहा, तुम्हें यह बता देने में कोई हर्ज नहीं है कि रोजी के रूप में वीरा ही तुमसे मिलने गई थी। और ठीक है, उसने मायूसाना लहजे में मेरी बात काट कर कहा, मेरी खुद फरेबी ही ने मुझे मार दिया है। वीरा ने शायद मेकअप किया हुआ था, जिल्द की रंगत तब्दील की हुई थी और वो आवाज बदल कर बोल रही थी, मगर फिर भी मुझे बार बार शनासाई का एहसास हो रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी, मगर रोजी के दिल फरेब पैकर को अपनी दस्तरस में पाकर मैं इन तमाम खदशात को नजरअंदाज करता रहा था। मेरी शामत आई हुई थी कि जो मैं खुद को समझाता रहा कि शनासाई का वो एहसास शायद कॉकटेल में होने वाली मुलाकात की पैदावार था, मगर वो आसूदगी की भूल थी। इस वक्त मैं जिंदगी और मौत के नाजुक मोड़ पर तुम्हारी कैद में हूँ। मेरे हवास पूरी तरह काम कर रहे हैं,
इस बार मेरी जबिल्लत पूरी तरह बेदार थी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया और मैंने श्रीमान सिंह की महबूबा वीरा की आवाज सुनते ही पहचान ली। वीरा ने एक बार फिर उसके बदन को मजनूनाना अंदाज में ठोकरों से उड़ाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और अतालवी मुगलजात का एक तूफान बह निकला था। उल्लू का पट्टा, तेरी माँ इस गंजे की औलाद की महबूबा रही होगी। उसने कभी उसे परखा से ज्यादा अहमियत नहीं दी और तू भी अपने अनोखेपन के बावजूद मुझे छूने में कामयाब नहीं हो सका। तुम सब एक थैली के चिट्टे बट्टे और गंदे अंडे हो। मैं तुम्हारे मुंह पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करूंगी। उफ, हाय, मार भी रही हो और फिर ऐसी रुमानी बातें भी करी हो। पुकराहों के दरमियान सिसकारियां लेते हुए रुक रुक कर बोला, अरे गौ माता के मुकद्दस पेशाब से हमारा माई बाप जिए चला जा रहा है। वो गंगा जल जिसे सारे पंडित और महान अपने सरों पर बहाकर स्नान लेते हैं, वो हमारे लिए उन सारी कवारियों का। अव्वल खान इसको बहके हुए ज़हन की उन हर्जा सराइयों को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बढ़कर मोतीलाल के दहाने पर अपने पिस्तौल की नाल से एक शदीद ज़रब लगाई और वो अपनी बात मुकम्मल किए बगैर बुरी तरह तड़प उठा। ज़रब लगते ही उसके सामने के कई दांत बाहर चढ़ गए थे। उसकी दुर्गत देखकर वीरा का गुस्सा कदरे फरू हो गया और वो एक दीवार के सहारे टिक कर अपने लिए सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गई। मोतीलाल खून थूक थूक कर अपनी दर्दनाक तकलीफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अव्वल खान टकटकी बांध कर उससे घूरे जा रहा था। वीरा किसी प्रोग्राम के बगैर बल्कि अव्वल खान की वाज़ेह हदायत के बरक्स इस बाज़पुरस में शरीक होने के बाद सिगरेट नोशी में मसरूफ थी। मैंने भी उस वक्फे से फायदा उठाते हुए सिगरेट सुलगा ली। मेरा ज़हन बददस्तूर मोतीलाल के मुतवक्का इंकिशाफात में उलझा हुआ था। मोतीलाल ने अपने रवाबत के बारे में जो कुछ कहा था मुझे पूरा यकीन था ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। नई दिल्ली में बैठे हुए राह के मंसूबा साज रोजगार की तलाश में सरगर्दा खूबसूरत तालीम याफ्ता और आजाद ख्याल भारतीय नजाद हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांस कर मामूली सी तरबियत के बाद इस्लामी नामों के साथ पाकिस्तान रवाना कर देते थे। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसे मुअज़्ज़ज़ रुअसा की कमी नहीं थी जो अपनी आम जिंदगी में पाक बाज बने रहते थे, बल्कि यही नहीं परहेजगार मुत्तकी भी बने रहते थे। लेकिन अपनी खलवतों में औरत के बलबूते पर शराबो शबाब के फितना परवर इम्तिजाज से ऐसी अरमान अंगेज महफिल सजाने के आदी होते हैं कि उनमें उनकी नफ्स परस्ती से पनाह मांगता हुआ शैतान भी नजर आता है। भारत से आई हुई परी पैकर दोशीज़ाएं अपनी बेहिजाबी और महंगी तफरी में आजादाना आमदोरफ्त की वजह से जल्दी किसी बारसूख की नजरों में समा जाती हैं। वो उसके वजूद की राहनाइयों में समाकर उनके मदफून माजी की राग को कुरेदने की जरा भी कोशिश नहीं करता। अपनी आवारा मजाजी की खुफिया तस्कीन के लिए ऐसी दिलरुबा लड़कियों को किराए के मकान में वाजबी सी महाना मुशायरे पर रखेल बना लेता है। ऐसी सरपरस्ती मुयस्सर आने के बाद हर लड़की खुलकर अपना खेल खेलने लगती है। इसका मालिक हफ्ते में 2-3 बार आता है और पेश की इतला के साथ आता है, लेकिन खाली दिनों में भी ऐसी लड़कियों की चाहें खाली नहीं गुजरती। हर रोज उनके घर एक नया रिश्तेदार आता है। इज्जतदार पड़ोसी बस आने वालों की गिनती गिनते रहते हैं। ये नित नए रिश्तेदार मरमरी पैकरों में अपने अंदर की आतशी आग उड़ेलने के साथ ही जेबें उलट कर लौट जाते हैं। इन्हीं में वो शिकार भी होते हैं जिन पर राह वालों की गहरी नजर होती है। नफसानी इश्क के बुखार में फुनकते हुए लोग अपनी दानिश्त में प्यार मोहब्बत का हज़यान बकते हैं, मगर राह की तरबियत याफ्ता लड़कियां इस हज़यान को अना के कोड़े से अपनी राह पर ले आती है। सहने वाले सितम वो सह लेती हैं, मगर सुनी हुई बातें खुफिया लिफाफों में आगे बढ़ा देती हैं। मुझे मोतीलाल की उस बात से पूरा इत्तेफाक था कि ऐसी भारतीय नजात लड़कियां सिफरी जज्बों की भट्टियों पर बस अपनी जेबों का कुंदन ढालती हैं। उनसे कोई खबर मिल जाए तो मिल जाए, वरना उन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। इस तोबा शिकन गिरोह के अलावा बाकी बेखबर कारिंदों की निशानदेही के लिए मोतीलाल के दफ्तर में मौजूद उस कंप्यूटर डिस्क का हसूल जरूरी था, जिसके मकनातीसी लहरों पर हर फर्द के क्वाइफ बरकी इशारों की सूरत में महफूज थे। उसके अलावा उसे बस शंकर का नाम याद था, जो दिन में मुसलमान अफसरों की अफसरी को खादमाना सहारे देने के बाद शाम में साकी गिरी किया करता था। इस वक्त तक आगे का मैदान बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी दानिश में बात वहीं खत्म नहीं हो जाती थी। अल्बर्टो और उस जैसे दूसरे फनकारों की निशानदेही के लिए मोतीलाल बहुत ज्यादा मदद कर सकता था। अगर उसकी अकल इसका साथ दे रही थी तो उसे कुछ ताज़ियानों की जरूरत थी। फिर वहीं अल्बर्टो पर लौटाओ। तवील खामोशी के बाद मैंने सकूत तोड़ा। मैं बता चुका हूं कि उसके बारे में मेरी मालूमात सुनी सुनाई बातों तक महदूद है। सुनी सुनाई बातें ही दुहराते चले जाओ, मैंने तलखी से कहा। उसके और हमारे आदमियों के राब्ते थे। वो तो जब के साथ बोला। इन राब्तों में मालूमात का तबादला भी होता रहता था। तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो कि वो मालूमात किस किस्म की होती थी। ब्लू क्रॉस डील के सिलसिले में उसने तुम्हें क्या बताया था? मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, उसने किसी तवक्कुफ के बगैर कहा। मेरे लिए उसकी बात काबिले एतबार नहीं थी, लेकिन मैं उस पर ज्यादा तशद्दुद करने का इरादा तर्क कर चुका था। मुझे और वीरा को पहचान लेने के बाद वो खुद ही कह चुका था कि उसे मेरी किसी यकीन दहानी पर एतमाद नहीं था, और ये कि वो हमारी कैद से जिंदा नहीं लौट सकेगा। अपनी मौत के बारे में इतना यकीन होने की वजह से वो किसी भी मरहले पर अचानक जिद पकड़ सकता था।